आजादी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये एक पहला बड़ा निर्णायक मोड़ आता है जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया 7 अगस्त 1905 को। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक लंबी जंप मार दिया, एक लंबी छलांग मार दिया। बड़ी लंबी साजिश थी अंग्रेजों की, बड़ी लंबी साजिश। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय स्त्रियां, छात्र छात्राएं और ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर चुका था, अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर चुका था। या तो नरमपंथी खुद ही गरमपंथी हो जाए या फिर वो प्लेटफॉर्म, सेंटर स्टेज छोड़ दें। अब नरमपंथी क्या करते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट में वो नाम, ऐसा नाम आगे कर देते हैं अध्यक्ष पद के लिए कि जिनका नाम जानने के बाद खुद ब खुद बाल गंगाधर तिलक अपना नाम पीछे ले लेंगे, हटा लेंगे कि नहीं नहीं भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए संभव बैच की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में हम आज के इस सेशन में लेने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8। वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें हम लोग स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारिता का अध्ययन कर रहे होंगे फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ये दोनों को कवर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश, और संभव है, बिल्कुल संभव है हमारे और आपके कठिन प्रयास से, कठिन मेहनत से, जी तोड़ मेहनत से कि आप अपना अंतिम रूप से चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार अपने नरमपंथी चरण से, अर्थात प्रथम चरण से किस प्रकार से बाहर निकला और प्रथम चरण से निकल करके किस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अपने द्वितीय चरण में प्रवेश करता है। तो प्रथम चरण जो हमने पढ़ा 1885 से लेकर के 1905 के आसपास का, और ये द्वितीय चरण हम लेते हैं 1905 से 1915 या 1916 भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ है कि इतने पे ही आप खत्म कर दीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग इसे। और यहां पे ये बात समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि वो सेंट्रल फैक्टर क्या है, वो कारक कौन सा है, वो फैक्टर कौन सा है जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रथम चरण से निकलता है और प्रथम चरण से निकल करके द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाता है। क्या कुछ होता है यहां पे एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो प्रथम चरण से निकला और द्वितीय चरण में आया, और ऐसा क्यों लग रहा था कि राष्ट्रवादी रणनीति में अब हमें बदलाव करने पड़ेंगे। क्या हुआ था कि वो अनुनय विनय की राजनीति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, टी पार्टी पॉलिटिक्स और 3P प्रिंसिपल, प्रेयर, पिटीशन, प्रेस की राजनीति आउटडेटेड होती जा रही थी, ऑब्सोलीट, इररेलेवेंट होती जा रही थी। तो वो कारक था, और वो कारक स्टिमुलेशन, वो कैटलिस्ट था बंगाल का विभाजन, बंगाल प्रांत का विभाजन का सरकार का निर्णय, वॉइसरॉय कर्जन का निर्णय कि वो बंगाल को सांप्रदायिक और भाषागत आधार पर विभाजित करने जा रहे थे, और इस प्रकार विभाजित करने जा रहे थे कि न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ा दी जाए, दुश्मनी खड़ी कर दी जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए, बल्कि हिंदी बोलने वाले और उड़िया, हिंदी और उड़िया बोलने वाले और बांग्ला बोलने वाले लोगों के बीच की भी एक खाई कर दी जाए, कि इतना गैप क्रिएट कर दिया जाए, इतनी एनिमिटी, दुश्मनी क्रिएट कर दिया जाए कि वो अपनी नीति फूट डालो और राज करो की नीति का आराम से पालन करते रहें और हम आपस में लड़ते रहें और अंग्रेज देश पर शासन करते रहें। लेकिन हम ये बात समझ रहे थे कि बंगाल प्रांत के सरकार के विभाजन का निर्णय जो था वो सिर्फ प्रशासनिक दिक्कतों के आधार पर नहीं लिया गया था, बल्कि अंग्रेजों की वास्तविक मंशा तो कुछ और ही थी। तो बंगाल का विभाजन और इस विभाजन के निर्णय के विरोध में जो आया स्वदेशी आंदोलन, जिसने न केवल राजनीति
बल्कि समाज, संस्कृति एवं जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया था। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, और फिर जब स्वदेशी आंदोलन की प्रगति हुई, ये आगे बढ़ा, लेकिन फिर ये 1908 के मध्य तक आते आते इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। और फिर स्वदेशी आंदोलन जब समाप्त होता है तो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनती है, और उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति में युवा वर्ग को समझ में नहीं आता है कि अब करें तो करें क्या, लेकिन हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे, तो क्या करें, चलो पिस्टल निकालते हैं, पिस्टल उठाते हैं और चुन चुन करके अंग्रेजों को मारते हैं। तो यहां से फिर जो राष्ट्रवाद में एक नया तत्व जुड़ेगा वो क्रांतिकारिता होगी। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का एक नए दौर के रोमांटिक दौर की शुरुआत होगी। रोमांस विद द नेशन के मुल्क के आजादी की खातिर, मुल्क के लिए दिलो जान कुर्बान कर देंगे, शरीर कुर्बान कर देंगे, और शहादत का रास्ता चुन लिया। बहुत सारे लोगों ने सरफरोश बन गए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए 1 ईयर प्रोग्राम 2026 प्रहार इंग्लिश, प्रहार हिंदी और टाइटन एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच, ये 22,999 पे अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, लेकिन आप बच्चों के लिए 9,999 एंड ऑनवर्ड से अवेलेबल कराया जा रहा है। और इधर 2 ईयर 2027 के लिए अगर आप यूपीएससी सीएससी को फोकस करते हैं तो संकल्प इंग्लिश, संकल्प हिंदी और पिनेकल एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच वो 25,999 की जगह पर 13,499 पे अवेलेबल है आप बच्चों के लिए। और 3 ईयर प्रोग्राम 2028 को ध्यान में रख करके विकसित किया गया है, बनाया गया है, जिसमें प्रारंभ हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम बैच फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जो 59,999 के जगह पे सिर्फ आपको 31,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा मोड़, निर्णायक मोड़ आया 1885 में, और 1885 के बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो अगला बड़ा मोड़ आया वो आया 1905 के आसपास, या यूं कह लीजिए कि 7 अगस्त 1905 को, जिस दिन राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया, और जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष के नए तौर तरीके जोड़ दिए। तो अब यह निर्णायक मोड़ था 1905। तो 1905 के पूर्व देखिए, जो 1905 के पूर्व एक निर्णायक मोड़ था वो 1885 था, और 1885 के भी अगर हम पहले चले जाते हैं तो बड़ा निर्णायक मोड़ था 1857 का महाविद्रोह। ये पहला, यहां पर आजादी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये एक पहला बड़ा निर्णायक मोड़ आता है, और जहां पर भी निर्णायक मोड़ होता है, जहां पे टर्निंग पॉइंट होता है, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फेवरेट हो जाता है टॉपिक, और वहां से निश्चित तौर पे प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर वो मुख्य परीक्षा या इवन साक्षात्कार परीक्षण ही क्यों ना हो। तो ये पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है आजादी की ओर जब हम बढ़ते हैं। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं 1857 से, तो फिर 1885 एक दूसरा निर्णायक मोड़ बनता है। और कैसे ये दूसरा निर्णायक मोड़ बनता है? क्योंकि यही वो वर्ष था जब अखिल भारतीय स्तर पे, ठीक है ना, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक दल का गठन होता है, एक राजनीतिक दल का गठन होता है, और उसी राजनीतिक दल को बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब नामकरण हो रहा था तो इसका नामकरण पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, जो अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी संसद कांग्रेस से बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा कि संगठन का नाम, राजनीतिक दल का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देते हैं, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय स्तर का पहला राजनीतिक दल था ना, पहला राजनीतिक दल। तो इसका इंपॉर्टेंस, इस वर्ष का इंपॉर्टेंस है अपना, ये टर्निंग पॉइंट बनता है।
और यहां के बाद फिर हम जो राजनीति प्रारंभ करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी की लड़ाई की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो यहां पर संघर्ष के नरमपंथी तौर तरीके अपनाए जाते हैं और पिटीशन, प्रेयर और प्रेस के माध्यम से संघर्ष किया जाता है, अपनी आवाज उठाई जाती है, अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखा जाता है। तो यहां पर संघर्ष के जो तौर तरीके थे वो नरमपंथी तौर तरीके थे, ठीक है, नरमपंथी तौर तरीके। और इसी कारणवश नरमपंथी नेताओं की आलोचना भी करते थे लोग कि ये गिड़गिड़ाते हैं, ये भिक्षा मांगते हैं, ये वर्ष के ज्यादातर महीनों में निष्क्रिय पड़े रहते हैं, ठीक है। तो संघर्ष के नरमपंथी तौर तरीके, तो कहीं पर तो ये आया होगा ना दिमाग में कि संघर्ष के नरमपंथी तौर तरीके अब कारगर नहीं रह गए हैं, निष्प्रभावी होते जा रहे थे। और वो आया दिमाग में हमारे राजनेताओं के, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के 1905 में, जब यहां संघर्ष के ऐसे तौर तरीके अपनाए गए जो पिछले 20 वर्षों में नहीं अपनाए गए थे। अर्थात 1885 से 1905 तक संघर्ष के नरमपंथी तौर तरीके अपनाए गए थे, परंतु अब यहां पे संघर्ष के नए तौर तरीके अपनाए जाने वाले थे। और वो शुरुआत होती है उसकी एक आंदोलन से जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और संघर्ष का वो नया तौर तरीका था कि हम अब बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार, बायकॉट, बायकॉट करेंगे। तो किस चीज का बहिष्कार करेंगे? हर उस चीज का जो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ हो। एक्सटेंडेड बायकॉट, विस्तारित बहिष्कार, एक्सटेंडेड बायकॉट, यानी कि अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अंग्रेजी विश्वविद्यालयों का बहिष्कार, अंग्रेजों की नौकरियों का बहिष्कार, उनके कारखानों में बने हुए वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार, विशेषकर मैनचेस्टर के बने वस्त्रों का बहिष्कार, अंग्रेजों की अदालतों का बहिष्कार, उनके बैंकिंग सिस्टम को बायकॉट करना था। तो हर उस चीज का बहिष्कार जो किसी न किसी रूप में अंग्रेजी राज से जुड़ी हो, चाहे वो भारत में चाहे वो ब्रिटेन में, बहिष्कार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि जैसे ही हम बहिष्कार करेंगे हमें अपने स्वदेशी की जरूरत पड़ जाएगी। और इसीलिए आंदोलन जो यहां प्रारंभ होगा उससे स्वदेशी आंदोलन की संज्ञा दी जाएगी, स्वदेशी आंदोलन कहा जाएगा। तो 1905 का 7 अगस्त का महीना और 7वीं तारीख जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, 7 अगस्त 1905 को, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक लंबी जंप मार दिया, एक लंबी छलांग मार दिया, ठीक है। तो यहां से चेंज आ रहा है, देखिए, अगस्त का महीना, 7वीं तारीख, वर्ष 1905, लॉन्च किया गया स्वदेशी आंदोलन। जो आंदोलन इस बात पर आधारित था कि अंग्रेजी वस्तुओं, वस्त्रों और हर उस संस्थान, उन चीजों का बहिष्कार जो अंग्रेजी राज से जुड़ा हुआ था। तो यह आधारित था एक्सटेंडेड बायकॉट पे, विस्तारित बहिष्कार पे। और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ा टर्न ले लेगा और एक लंबी
छलांग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबी छलांग लगाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबी छलांग मारता है और एंड टेक्स अ जायंट लीप फॉरवर्ड। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब अपने नरमपंथी चरण से निकलकर एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। और वो नया दौर क्या था? वो नया दौर था गर्मपंथी चरण। संघर्ष के गर्मपंथी तौर तरीके के अब हाथ पैर जोड़ना वो सब पीछे छूट रहा है। अनुनय विनय, हाथ पैर जोड़ना, प्रेयर, पिटीशन, प्रेस, अनुनय विनय की राजनीति अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, पीछे छूट गई और सारा आंदोलन अब टिक जाएगा स्वदेशी एवं बहिष्कार पर, स्वदेशी एवं बहिष्कार पर टिक जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट है अगस्त का महीना, 7वीं तारीख सन 1905, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इतनी जबरदस्त छलांग मार दी कि वो अपने नरमपंथी चरण से निकलकर गर्मपंथी चरण में प्रवेश कर जाती और यहीं से पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बदल जाएगा, पूरा रुख ही बदल जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन का। ये अति महत्वपूर्ण बात है जो नोट डाउन करने की आप लोगों के लिए। अब यहां एक आधारभूत प्रश्न यह उठता है कि क्या हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, क्यों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को लगा था कि भैया संघर्ष के नरमपंथी तौर तरीके कारगर नहीं रह गए थे, निष्प्रभावी हो चुके थे। वो क्यों लगा था? चलिए उस बात को भी देखते हैं। तो यह बात है, दिसंबर का महीना था, सर्दियों का, और 1903 वर्ष था। 1903 के दिसंबर के महीने में हमारे राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ताओं को एक बात पता चली, नेतृत्वकर्ताओं को कुछ पता चला। क्या पता चला? कि अंग्रेजी राज, भारत की बरतानिया सरकार, भारत की बरतानिया सरकार सांप्रदायिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों को दूर करना, उनको तोड़ना, उनकी एकता को नष्ट करना, सरकार सांप्रदायिक आधार पर, वह न केवल सांप्रदायिक बल्कि भाषाई आधार पर, मतलब ये कि हिंदी बोलने वालों और उड़िया बोलने वालों को एक तरफ, हिंदी और उड़िया बोलने वाले एक तरफ, और बांग्ला भाषी लोगों को एक तरफ करके लड़ा दो, और हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा देते हैं। तो यह प्लान सरकार के दिमाग में था कि राष्ट्रवादी नेताओं को यह पता चला कि सरकार सांप्रदायिक व भाषाई आधार पर एक प्लान बना रही थी, और वो प्लान क्या था कि बंगाल प्रांत के विभाजन का निर्णय लेने वाली थी। ये बात अभी सुगबुगाहट कहीं से लीक होती है, ऑफिस से ये बात पता चलती है भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को कि सरकार की ये प्लानिंग चल रही है भीतर ही भीतर कि बंगाल प्रांत को बांट के 2 भाग कर देंगे। ठीक है, कि 2 बंगाल हो जाएगा और एक हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, और दूसरा बना देंगे पूर्वी बंगाल।
और पूर्वी बंगाल जिसमें राजधानी ढाका को बनाएंगे, राजधानी ढाका को बनाएंगे। और इन दोनों बंगाल, दोनों क्या मतलब, बंगाल तो एक ही है उस वक्त, दो कर देंगे। और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अर्थात बंगाल को इस तरह से काटे बांटेंगे कि पूर्वी बंगाल में यह हो जाएगा मुस्लिम बाहुल्य, ये मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हो जाएगा जिसमें लगभग 52.5% मुसलमान हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जाहिर तौर पे हिंदू जन वो 47.5% होकर के अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो ये प्लानिंग थी सरकार की कि बंगाल को इस तरह से विभाजित किया जाए, इस तरह से पार्टीशन किया जाए कि पूर्वी बंगाल जो क्रिएट होगा, जो बनेगा, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया जाएगा, वो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत होगा जहां 52.5% मुसलमान हो जाएंगे। और दूसरा कि हिंदी व उड़िया जो लोग बोल रहे हैं, हिंदी व उड़िया बोलने वालों का भी बहुमत हो जाएगा। और बंगाल में बंगाली भाषी, बांग्ला भाषी लोगों को माइनॉरिटी बनाने का प्लान था अंग्रेजों का, सरकार का। तो यह था कि ईस्ट बंगाल को राजनीति का अखाड़ा बना देंगे। और चूंकि इसकी राजधानी ढाका होगी, तो यहां पर जब मुस्लिम बाहुल्य प्रांत होगा तो यहां मुसलमानों की राजनीति शुरू हो जाएगी, चमक उठेगी। तो इसी वजह से यहां पर चूंकि प्लान यह है कि ढाका को राजनीति का नया केंद्र बनाना था। क्यों? ताकि कलकत्ता के महत्व को कम किया जा सके, कलकत्ता के महत्व को कम कर दिया जाए। तो क्यों भाई कलकत्ता के महत्व को सरकार क्यों कम करना चाह रही थी? तो कलकत्ता का महत्व इसलिए कम करना चाह रही थी सरकार कि कलकत्ता से ही समूचे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नियंत्रण, वह सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन का ही नहीं नियंत्रण होता था कलकत्ता से, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी नियंत्रण होता था। और यूं कह लीजिए कि कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हेडक्वार्टर था, मस्तिष्क था, हेडक्वार्टर। और अगर कलकत्ता कमजोर पड़ जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र कलकत्ता हेडक्वार्टर ही एक्चुअली कमजोर पड़ जाएगा। तो यह सरकार की सरासर साजिश थी, बदमाशी थी कि कलकत्ता के महत्व को खत्म कर दो, डिथ्रोन कर दो कलकत्ता को, और कलकत्ता का महत्व खत्म होते ही राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ेगा और कांग्रेस भी कमजोर पड़ेगी। और इधर ढाका को ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बना दिया जाए। तो ढाका was going to be an alternative center of power। और इसमें फिर ये शुरू हो जाएगा मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम राजनीति शुरू हो जाएगी। और यहां पे जो बड़े बड़े जमींदार तबके के मुसलमान होंगे, आगा खान, अमीर अली, वकार उल मुल्क, एहसानुल मुल्क जैसे बड़े बड़े जमींदार मुसलमान, ठीक है ना, इनको अंग्रेजों का साथ मिल जाएगा या अंग्रेजों को इनका साथ मिल जाएगा, ठीक है ना ये। और इसी मुस्लिम राजनीति को के चक्कर में
1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इन लोगों ने मिलकर गठन कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे तक यहां से देखिए जो कारवां निकल रहा है दिसंबर 1903 से, सरकार की जो साजिश है वो यहां तक पहुंच रही है। बड़ी लंबी साजिश थी अंग्रेजों की, बड़ी लंबी साजिश के पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बना देंगे, ये मुस्लिम बाहुल्य प्रांत होगा जिसमें 52.5% मुसलमान हो जाएंगे, और इस तरह से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हिंदी व उड़िया बोलने वाले लोगों का बहुमत करा देंगे। और दूसरा इसका मतलब है कि जो बांग्ला बोल रहे हैं वो बांग्ला बोलने वाले लोग क्या बन के रह जाएंगे, बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। तो प्लान यह है सरकार का कि न केवल हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा करके दूर करना था, कमजोर करना था, और बल्कि हिंदी और उड़िया बोलने वाले और बांग्ला भाषी लोगों को लड़ा देना था। और ये आराम से लड़ा करके राष्ट्रीय आंदोलन को पूरी तरह से कमजोर करने की एक साजिश रची गई थी। और फिर हम देखते हैं कि ढाका को सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना करके मुस्लिम राजनीति चमकानी थी, और बड़े बड़े जमींदार मुसलमान आगा खान, अमीर अली, वकारुल मुल्क, एहसानुल मुल्क, इन लोगों को जो अंग्रेजों के भक्त थे, स्वामी भक्त थे, इनकी सहायता से सरकार ने एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दिया 1906 में, ठीक है। और इसी को थोड़ा और अगर हम आगे देखेंगे, इसी चीज को और हम अगर आगे देखते हैं तो 1909 में मुसलमानों को सरकार ने क्या दे दिया था, ये थोड़ा और आगे का कारवां ले रहे हैं 1903 से 1909, अभी फिर वापस लौट के आता हूं। तो मुसलमानों को 1909 के भारत परिषद अधिनियम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, भारत परिषद अधिनियम द्वारा क्या दे दिया गया था, सांप्रदायिक पंचायत यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में। अब सेपरेट, इतनी जल्दी सरकार इतनी मेहरबान मुसलमानों को दिख रही थी, भाई समझ में ही नहीं आ रहा बात, इतनी मेहरबानी कैसे करने लगे अंग्रेज, और वो भी मुसलमानों पे। जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार मानती थी कि मुसलमान ही इन्होंने सारी गड़बड़ियां की थी, ज्यादातर तो मुसलमान ही थे उसमें, हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, हमने कंधे से कंधा मिलाकर 1857 का विद्रोह लड़ा था, ठीक है ना। अंग्रेज यहां पे पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है कि प्रांतीय विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानसभा में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी, और एमएलए एमपीस के लिए। और उन रिजर्व सीट्स पे कैंडिडेट भी सिर्फ मुसलमान होंगे और वोटर्स भी मुसलमान होंगे, अन्य कोई धर्मावलंबी उन रिजर्व सीट्स पे वोट नहीं कर पाएगा। अर्थात मुसलमानों के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं, उन रिजर्व सीट्स पे कैंडिडेट भी मुसलमान, उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे, और मत अधिकार का प्रयोग भी सिर्फ और सिर्फ उन रिजर्व सीट्स पे मुसलमान ही करेंगे। तो संयुक्त निर्वाचन के स्थान पर, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के स्थान पर पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया। गजब जल्दी में है भाई सरकार, बरतानिया सरकार भारत की इतनी मेहरबान दिख रही है मुसलमानों के ऊपर की पूछिए मत। तो ये पूरी चाल थी कि 1906 में एक तो क्रिएट किया सरकार ने जहरीला सांप, ठीक है, जहरीला सांप, पॉइजनस स्नेक। यही पॉइजनस स्नेक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जहरीला सांप था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग,
जो सरकार के दिमाग की उपज थी और जिसके फेवर में मुसलमान जमींदार आए थे अंग्रेजों की तरफ से। वो नाम मैंने आपको बताया। और एक तो ये बनता है 1906, ठीक है। और 1909 में इसी सांप के मुंह में एक जहरीले दांत और लगा दिए जाते हैं, पॉइजनस फैंग्स। तो एक तो जहरीला सांप, उस पर से जहरीले दांत। और ये जहरीले दांत का क्या मतलब है? 1909 में जो दिया गया मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, वही तो दरअसल जहरीले दांत थे और जो इस जहरीले सांप में लगाए गए थे। यह पूरी साजिश थी किसकी? अंग्रेजी सरकार की, भारत की बरतानिया सरकार की यह साजिश थी। तो यह प्लानिंग जो बड़ी दूर तक हमें दिखाई दे रही है, यह अंग्रेजी सरकार के दिमाग में कब आया? यह आना लगा था दिसंबर 1903 में, जब सरकार ऑफिस में यह प्लान कर रही थी कि ऐसा ऐसा कर देंगे और सांप्रदायिक तथा भाषाई आधार पर बंगाल प्रांत को बांट करके डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, विभाजन करो और राज करो की नीति को स्पष्ट रूप से लागू करने वाले थे। तो ये पूरी साजिश थी। तो 1903 देखिए, और ये कहां तक साजिश जारी देख रहे हैं ना, लंबी साजिश है। तो दिसंबर, फिर से वापस जाते हैं वहीं पे, दिसंबर 1903 हमारे दिसंबर 1903 को हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को पता चला, क्या पता चला? कि सरकार सांप्रदायिक व भाषाई आधार पर बंगाल प्रांत के विभाजन का निर्णय लेने वाली थी, विभाजन का निर्णय लेने वाली थी। तो यह बात पता चल गई। जैसे ही यह बात पता चली, तुरंत नरमपंथी राष्ट्रवादी हमारे नेतृत्वकर्ता सक्रिय हुए, तुरंत सक्रिय हो गए और इस बात का धुआंधार विरोध किया जाने लगा। सक्रिय, लेकिन कैसे विरोध होगा? नरमपंथी तौर तरीकों से इस निर्णय के विरोध में आ गए। यद्यपि कि अभी निर्णय नहीं हुआ था सरकार के द्वारा, अभी कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट सरकार ने नहीं किया था, सार्वजनिक घोषणा इस बात की नहीं हुई थी कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही थी। वास्तव में यह सिर्फ सुगबुगाहट थी जो कहीं से पता चली थी कि ऐसा ऐसा सरकार करने जा रही है। उसके पहले ही नरमपंथी राष्ट्रवादी राजनेता लोग सक्रिय हो गए और नरमपंथी तौर तरीके से इस निर्णय का विरोध किया जाने लगा। और वही अपने पुराने तौर तरीके, प्रेयर, पिटीशन, प्रेस से शुरुआत होती है। और यह जब शुरुआत होती है तो
यहां से आगे अब ये शुरुआत हो गई। अब देखिए 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को सरकार बंगाल प्रांत सरकार बंगाल प्रांत के, एक मिनट स्पेलिंग एरर हो रहा है, बंगाल प्रांत के विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर देती है। सार्वजनिक घोषणा, सरकार ने बेशर्मी की हद पार कर दी कि भाई दिसंबर 1903 से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, यद्यपि कि नरमपंथी तौर तरीकों से चल रहा था, परंतु चल तो रहा था ना। और सरकार ने निहायत ही बेशर्मी दिखाते हुए 19 जुलाई 1905 को यह सार्वजनिक घोषणा कर दी कि क्या बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। अब बताइए 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक हमारे नरमपंथी राजनेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, वो भी नरमपंथी तौर तरीके से, अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन 1.5 साल से भी ज्यादा का विरोध प्रदर्शन तब धरा का धरा रह गया जब सरकार ने विधिवत घोषणा, सार्वजनिक घोषणा कर दी कि भाई बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो जाएगा। और यहीं पे देखिए पूरा संघर्ष व्यर्थ, एक काम नहीं आया। तो यही समझ में आया हमें कि सरकार के कान पर तो जू भी नहीं रेंगी, मतलब सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यही समझ में आया कि संघर्ष के नरम पंथी तौर तरीके क्या हो रहे थे, निष्प्रभावी हो चुके थे। और अब समय की मांग थी कि क्या मांग थी कि संघर्ष के कुछ नए तौर तरीके विकसित किए जाएं या पहले से थे लाए जाएं, संघर्ष के कुछ नए तौर तरीके लाए जाए। और बस यहीं पे आ गया स्वदेशी तथा बहिष्कार, स्वदेशी तथा बहिष्कार जो अब तक नहीं हुआ था, अब वो हो रहा था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ध्यान दीजिएगा बचा पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक चरण पूरा हो रहा था और यहां हमें नया चरण आता हुआ दिखाई दे रहा। तो जा रहा था नरमपंथी चरण और आ रहा था गर्मपंथी चरण। अर्थात 1905 एक निर्णायक मोड़ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जहां नरमपंथी राजनीति निष्प्रभावी होकर कमजोर पड़ रही थी और गर्मपंथी राजनीति अब तेजी से हावी होती जा रही थी, प्रभावी होती जा रही थी। और इसके विरोध में कि 16 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, इसके पहले ही क्या हो जाएगा, एक आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। और 7 अगस्त हैंडीक्राफ्ट दिवस मनाते हैं, इसको आजकल हम हैंडीक्राफ्ट डे, हस्तकरघा दिवस, इसीलिए 7 अगस्त। तो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ कर दिया गया स्वदेशी
स्वदेशी आंदोलन, और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबी छलांग मार देगा और अपने पुराने चरण से, प्रथम नरमपंथी चरण से निकलकर गर्मपंथी चरण में प्रवेश कर जाएगा। ये है टर्निंग पॉइंट। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां से आगे देखते हैं क्या बदल गया, स्वदेशी आंदोलन से क्या बदल गया। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 और यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक लंबी छलांग लगाई और वो लंबी छलांग लगाकर निकल आई अपने नरमपंथी चरण से और प्रवेश कर गई अपने गर्मपंथी चरण में। तो यहां यह ध्यान दीजिए कि चेंज क्या हो रहा है। पहली बार स्वदेशी आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ 1885 या यूं कह लीजिए कि 1857 के महाविद्रोह के बाद से ही यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम बार हुआ था जब भारतीय स्त्रियां, छात्र और शहरी एवं ग्रामीण आबादी, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग सक्रिय रूप से राजनीति में पहली बार सम्मिलित हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय स्त्रियां, छात्र छात्राएं और ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर चुका था, अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर चुका था। ये 1905 के पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में यह हो रहा था। अब जो अभी तक 20-25 वर्षों में नहीं हुआ था, वो खुद अंग्रेजों के एक निर्णय ने करा दिया और वो था वायसरॉय कर्जन का यह निर्णय कि बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक और भाषाई आधार पर वो विभाजन करेगा। तो अंग्रेजों ने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि स्त्रियां, भारतीय स्त्रियां, छात्र छात्राएं, शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी से लोग निकलते हैं और वो स्वदेशी आंदोलन में अपनी जबरदस्त भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो प्रथम बार हमें यहां यह दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन बढ़ने की ओर, जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा था, बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा था और बड़ी संख्या में लोग अब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे थे। और स्वदेशी आंदोलन के ही समय में राष्ट्रीय आंदोलन आगे चलकर जो कुछ भी आपको बड़े पैमाने पे दिखाई देगा, व्यापक स्तर पे दिखाई देगा, वो सब अपने प्रारंभिक रूप में रुझान दिखने लगेगा। जैसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को, और असहयोग आंदोलन का जो शुरुआती ट्रेंड दिखा वो कब दिख रहा है? 1905 के स्वदेशी आंदोलन में दिख रहा है। तो जो गांधी जी ने आगे चलकर अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन, बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसका प्रारंभिक रुझान हमें कहां नजर आ जा रहा है? वो स्वदेशी आंदोलन के समय में ही हमें दिखाई दे रहा है। या फिर 1930 में 12 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआती रुझान वो हमें इसी समय स्वदेशी आंदोलन में दिखाई दे जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि स्वयं महात्मा गांधी भी इन कार्यक्रमों की प्रेरणा कहां से ले रहे थे? इन कार्यक्रमों की प्रेरणा 1905 के स्वदेशी आंदोलन से ले रहे थे।
आखिर गांधी जी के भी तो दिमाग में स्वदेशी चल रहा था ना, और असहयोग चल रहा था, सभी ने अवज्ञा चल रहा था। और इन सारे कार्यक्रमों को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पे लागू किया था और लाखों लाख लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया था। वो सारा प्रारंभिक रुझान हमें यहां पे नजर आ रहा है। और अब मैंने क्या कहा आपसे कि संघर्ष के नरमपंथी तौर तरीके आउटडेटेड हो चुके हैं भैया, अब हम उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अर्थात अब अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना, माई बाप करना बंद। अब कोई पॉलिटिकल मेंडिकेंसी नहीं, अब कोई राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं। अब ये नहीं कि माई बाप स्वराज दे दो, अब ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, अब ये होगा। तो अंग्रेजी सरकार के सामने अनुनय विनय, हाथ पैर जोड़ना, गिड़गिड़ाना, ये राजनीति बंद। अब एक नई प्रकार की राजनीति शुरू हो रही है राष्ट्रीय आंदोलन में, जो आगे लंबे समय तक चलेगी, और वो है बहिष्कार के कार्यक्रम और उसके साथ साथ स्वदेशी। और इसी में फिर आएगा आत्मबल पर, अपनी अंदर की सामर्थ्य पे, बंदूक की ताकत नहीं, अंदर के सामर्थ्य पर, आत्मबल पर आधारित प्रतिरोध। इसको कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव, निष्क्रिय नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस होता है कि अपने अंदर की ताकत के आधार पे, बंदूक की ताकत के आधार पे नहीं, गन्स पे नहीं, अपनी दम पे, आत्मबल पर आधारित प्रतिरोध करेंगे। यह पैसिव रेजिस्टेंस होता है। और जब कोई बंदूक उठा के प्रतिरोध करता है, तो बंदूक उठा के प्रतिरोध वो एक्टिव रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। एक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों अपनी अपनी जगह पे, हम तुलना नहीं करते हैं, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस अपनी जगह पे है, एक्टिव रेजिस्टेंस अपनी जगह पे है। दुनिया में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, कहीं पे पैसिव रेजिस्टेंस हुआ है, कहीं पे एक्टिव रेजिस्टेंस हुआ है। हमारे यहां मेनली पैसिव है, लेकिन कुछ हद तक एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है। और अब यह हुआ कि अब अंग्रेज हमसे डरेंगे, अब हम नहीं डरेंगे, अब अंग्रेज डरेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा करना, डर पैदा करना कि वो भारतीयों का नाम सुने तो कांपने लगे। तो अंग्रेजों के अंदर आतंक पैदा करके, मतलब डर पैदा करके कि वो भारतीयों का नाम सुन के थर थर कांपने लगे। ये तो अंग्रेजों को डराने से लेकर समाजवादी विचारों का प्रारंभ यहीं पे हो रहा है। तो इंसिपिएंट, शुरुआती दौर का इंसिपिएंट सोशलिज्म भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इंसिपिएंट सोशलिज्म, प्रारंभिक समाजवाद, और यह भी कि हम अब संसाधनों का समान वितरण करने में यकीन रखेंगे। संसाधनों का समान वितरण करेंगे कि यह ना हो कहीं कि संसाधनों पर बहुत ही कम लोगों का वर्चस्व हो जाए और जनसंख्या के अधिकांश भाग के हाथ में कुछ है ही नहीं। तो वैसा हमें नहीं चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि लोगों के मध्य संसाधनों का अच्छे से वितरण किया जाए, ताकि सबका काम चलता रहे, सबकी जिंदगी ठीक ठाक अच्छे तरीके से चलती रहे, ठीक है। तो एक तो ये है। और इसके अलावा जो नरमपंथी लोग अभी तक करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे? अंग्रेजों की बखिया उधेड़ना, उनके आर्थिक नीतियों को समझना और समझ करके जनता को, लोगों को बताना कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां खून चूसने वाली हैं, वो कतई कोई हमारे माई बाप नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी ने जब पुस्तकें लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाले पुस्तक में अपने धन के बहिर्गमन या धन के निकासी का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, और उन्होंने कई कारण गिनाए कि किस किस प्रकार से अंग्रेज भारत का धन इंग्लैंड बहाकर लिए जा रहे हैं। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसके बदले में भारत को
फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होती थी, एक पेनी भी, सिंगल पेनी, इंग्लैंड का चिल्लर, एक सिंगल पेनी भी हमें वापस नहीं मिलता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। और दादा भाई नौरोजी ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उस जमाने में भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम की गणना की थी और इसे बहुत 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 कम पाया था। ठीक है, तो ब्रिटिश राज के वास्तविक चरित्र को उजागर करना, अर्थात जो काम नरमपंथी राजनेता मुख्य रूप से करते आए थे उसी चीज को हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना था कि और अंग्रेज और ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक, भारतीयों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि अंग्रेज कोई हमारे माई बाप नहीं है, वो हमारा खून चूसने वाले जोंक हैं जो हमसे चिपट गए हैं और हमें पता तो नहीं चल रहा है लेकिन वो हमारा खून चूसे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये। और इसी समय प्रमोट जब किया गया स्वदेशी को, तो स्वदेशी के साथ साथ स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी, इसे हमने अभी लेक्चर्स में पढ़ा, पहले आप देखिएगा शिक्षा प्रणाली में, कि अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली थी उस शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या था? उस शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य था भारतीयों को मानसिक रूप से, दिलो दिमाग से अंग्रेजों का गुलाम बना लो, इनके सोच को हाईजैक कर लो और धड़ल्ले से अपना सामान बेचो कि इंडियंस का टेस्ट बदल दो, इनका रहन सहन बदल दो, इनके कपड़े लत्ते चेंज कर देते हैं, इनका रहन सहन व्यवहार बदल जाएगा तो ये बिल्कुल अंग्रेजों के जैसे हो जाएंगे और ये वही खरीदेंगे जो अंग्रेजों को बेचना होगा, अर्थात उनके कारखानों से जो बन के आ रहा था हमें वही खरीदना होगा। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि 1854 में वुड्स डिस्पैच, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेक्रेटरी था चार्ल्स वुड, उसने डलहौजी के फेवर में एक रिकमेंडेशन डिस्पैच किया था, लेटर डिस्पैच किया था, जिसका उद्देश्य, रिकमेंडेशन का उद्देश्य ही यही था कि भारत में ब्रिटिश कारखानों में बने वस्तुओं और वस्त्रों के लिए अधिक से अधिक बाजार तैयार करना। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रही थी, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जहर घोल रही थी। और इसी वजह से अगर हमारे बच्चे वहां पढ़े, हमारी पीढ़ियां अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ेंगी तो वो मानसिक गुलाम बन के निकलेंगी। तो अगर हमें हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को मानसिक, अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से बचाना है तो उन्हें हमारे के द्वारा स्थापित किए गए स्वदेशी स्कूलों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज क्या पढ़ाते थे अपने स्कूल कॉलेजों में? उनके हर क्लासरूम के हर क्लास का जो उनका पहला, हर किताब का जो पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एवरी टेक्स्ट बुक ऑफ ऑल द क्लासेस वाज benefits of the British Raj in India, benefits of the British Raj in India, that the Britishers are our my baps and that the Britishers are far more superior than the Indians. कि अंग्रेज लोग सभ्य लोग हैं, इंडियंस असभ्य लोग हैं, अंग्रेज ना आए होते तो हमारा उद्धार कौन करता, वो हमारे माई बाप्स हैं, यही सब वो हमारे लोगों के दिमाग में ठूसा करते थे, जहर भरा करते थे। तो अगर हमें उस जहर से अपने पीढ़ियों को, अपने समाज, अपने संस्कृति, हर चीज को बचाना था तो हमें अपने बच्चों को उस जमाने में पढ़ाना होगा। क्या पढ़ाएंगे? कि अंग्रेजी राज की हानियां। और हमारे स्कूल के हर क्लासरूम के हर किताब का पहला अध्याय यही होगा, भारत में अंग्रेजी राज की हानियां। तो जब हम ये पढ़ाएंगे तो जब पीढ़ी पढ़ के निकलेगी ना, फिर वो आजादी की लड़ाई में सशक्त तरीके से भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। तो भारतीय स्वदेशी शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई और यही याद करिए, यही वो समय था जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, एंड अवार्ड फॉर पीस, शांति निकेतन, जहां स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के शिक्षा प्रदान की जाएगी, ना कि विदेशी या गुलाम मानसिकता वाली शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाएगा। और यही वो समय था जब बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया था और स्वदेशी कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, और अरविंदो घोष जैसे गर्मपंथी नेता, तेज तर्रार गर्मपंथी नेता, उसके प्रथम
प्राचार्य भी बने थे और ओरिएंटल स्कूल भी स्टैब्लिश किया था, पेंटिंग वगैरह का, म्यूजिक का ओरिएंटल स्कूल भी स्टैब्लिश किया गया था। और पहली छात्रवृत्ति ओरिएंटल स्कूल की मिली थी नंदलाल बोस को, जो एक बहुत ही बड़े चित्रकार और फ्रीडम फाइटर थे और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर स्वयं एक फ्रीडम फाइटर और महान चित्रकार और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक है, तो यहां सब कुछ बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नई हवा बह रही है और राष्ट्रीय आंदोलन एक नई खुशबू में लिपटता जा रहा था और एक नई बयार, नई खुशबू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने आगोश में ले रही थी। सब कुछ यहां पे बदल रहा था 1905 के आसपास। और इसी समय देखिए, न केवल राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ स्वदेशी आंदोलन के द्वारा, बल्कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान, साहित्यिक हर चीज का पुनरुत्थान हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन ने सिर्फ राजनीति को ही प्रभावित नहीं किया, स्वदेशी आंदोलन ने प्रभावित किया हमारे संस्कृति को भी बड़े पैमाने पे प्रभावित किया, संस्कृति को बड़े पैमाने पे प्रभावित किया। सकारात्मक रूप से भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। और अब देखिए कि 16 अक्टूबर को सरकार ने बोला कि 16 अक्टूबर को विभाजन, बंगाल प्रांत के विभाजन का निर्णय प्रभावी हो जाएगा। ठीक, तो जिस दिन बंगाल प्रांत का 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हुआ, उस दिन को भारतीय लोगों ने, खासकर बंगाल में लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। तो 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी ताकि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के एकता को प्रदर्शित किया जा सके। लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकाली और लोगों ने प्रभात फेरियों में वंदे मातरम के गीत गाए। बंकिम दागा, वंदे मातरम, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम के गीत गाए, गलियों में परेड निकाला गया और एक पूरा जबरदस्त माहौल तैयार हुआ। और वंदे मातरम तो जैसे न केवल इस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का, बल्कि संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक थीम सॉन्ग, एक गीत बन गया और एक सैल्यूट बन गया। जो भी हमारे क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी आपस में मिलते, एक दूसरे से मुखातिब होते, एक दूसरे से बातचीत करते, जब मिलते थे तो वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम कहा जाता था। तो वंदे मातरम राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया, हमारे संघर्ष का प्रतीक बन गया। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट आया स्वदेशी आंदोलन का, न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आया और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हुआ इस आंदोलन के समय। यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक ही नहीं सिमट के रह गया, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी जबरदस्त पड़ा। और यही समय देखिए कि भारतीय साहित्य का भी, तो साहित्य को भी प्रभावित किया, चित्रकला को, साहित्य को, संगीत को, हर चीज को, कहानियों को, हर चीज को प्रभावित किया स्वदेशी आंदोलन ने। तो इसी समय भारतीय साहित्य का पुनरुत्थान हुआ, रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला, हमारा स्वर्ण बांग्ला, हमारा सोने के जैसा बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, और इसी समय वो गीत आया गुरुदेव का कि जदी तोर डार सुने केयू ना आशे तमे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो रे। कि यदि आपकी पुकार सुन के कोई नहीं आपके पीछे भी आता है ना, तो अकेले चल दो राष्ट्रीय आंदोलन में, और अकेले चलते जाओगे और कारवां बनता जाएगा। चलो तो सही पहले कि यदि आपकी पुकार सुन के कोई नहीं आता है, यदि तोर डार सुने केऊ ना आशे तामी एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। ये आया अमार सोनार बांग्ला। और यही अमार सोनार बांग्ला 1971 में जब बांग्लादेश बनता है, तो बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान स्वीकार किया। 1971 में बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ स्वीकार किया गया था। और
गुरुदेव ने ही भारतीय शिक्षा प्रणाली का, राष्ट्रवादी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का पुनरुत्थान कर दिया बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पर। और उन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय स्थापित किया, एन अवार्ड फॉर पीस, शांति निकेतन। और यही समय था जब बंगाल नेशनल कॉलेज भी स्थापित किया गया। और जो हमारे प्रखर राष्ट्रवादी नेता और दार्शनिक भी थे अरविंदो घोष ने, इन्होंने लिखा भी, तो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए अरविंदो घोष, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड करके लेखन भी है इनका और फिलोसफी में। और अरविंदो घोष इसके प्रथम प्राचार्य बनते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल हुए। और इसी समय बांग्ला लोक संगीत का रिवाइवल होता है, पुनरुत्थान होता है। और इधर सिर्फ संगीत का ही नहीं, पुरानी जो कहानियां प्रचलित होती है ना, कहानियां भी पुनरुत्थान, उनको भी सुना जाने लगा लोगों का। तो उसको बोलते हैं ठाकुर मार झूली। अगर आप थोड़ा और जानते हैं ठाकुर मार झूली, और या शायद कोई कहानी जानते हो, तो जरूर शेयर करिएगा, क्या ना, सबको पता चले, हम लोग को भी पता चलेगा। तो ठाकुर मार झूली अर्थात दादी माँ की कहानियां, ठाकुर मार झूली। तो पहले ना, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, लोग पढ़ते थे, किताबें ज्यादा पढ़ी जाती थी, या सुन करके गांव देहात में भी लोग कहानियां कहते थे। तो मेरी बड़ी माँ मेरे को बचपन में भोजपुरी में कहानियां सुनाती थी। कहानियां तो थोड़ा कम याद रहेगा, तो थोड़ा बहुत ऐसे कि का खाई का पी काले के परदेश जाई, एक तोते वाली कहानी थी वो, या 80 मन का खुरपा 84 मन का, ऐसे कुछ करके था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां थी। अब थोड़ा दिमाग से निकल गया है, बचपन की बातें हैं। तो दादी लोग, बड़ी माँ, ये लोग कहानियां सुनाया करती, ठीक है। वो बड़ा असर होता था उन कहानियों का बच्चों के मन मस्तिष्क पे, अपनी चीजों के लेकर के, अपनी संस्कृति को, अपने धर्मों को, साहित्य को लेकर के। तो ठाकुर मार झूली, ये दादी माँ की कहानियां, ग्रैंड मदर्स जो कहानियां सुनाती थी, उन लोगों का था। उनको फिर से संकलित करके दोबारा सब कुछ ये लाया गया माहौल में। और इसी समय जो ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ ना, तो इसने हमारी बड़ी मदद की किस चीज में, कि भारतीयों को उनकी अपनी विरासत, पुरानी चीजें, और जो खोया हुआ गौरव था, हमारा आत्मविश्वास अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, इन सबको हमें फिर से वापस पाने में बड़ी ही सहायता मिली, बड़ी मदद मिली। भारतीयों को उनकी अपनी विरासत और खोए हुए गौरव को खोजने में इस आंदोलन ने बड़ा योगदान दिया, बड़ी सहायता की, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अब पूरा माहौल बदल गया, स्वदेशी आंदोलन ने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। और यहीं से देखा हमने कि जब हमें ये लगने लगा कि नरमपंथी राजनीति निष्प्रभावी हो चुकी है, तो संघर्ष के नए तौर तरीके तो भाई लाने ही पड़ेंगे। और संघर्ष के नए तौर तरीके आते हैं जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है 7 अगस्त 1905 को। यहीं से बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और वैसे भी देखिए 1885 से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं नरमपंथी राजनीति पे, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और अगस्त का महीना 7 तारीख 1905 जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, तो स्वदेशी आंदोलन में जिन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो 3-4 नेता लोग थे। ऐसा नहीं कि नरमपंथी लोग खत्म हो गए, नहीं है, वो भी है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में सेंटर स्टेज है ना, मुख्य भूमिका, वो चेंज हो गई अब यहां पे। तो अब यहां पर जो मुख्य भूमिका में लोग हैं, वो हैं लाल, जानते ही हम लोग इन्हें बचपन से पढ़ते आए हैं, लाल बाल एवं पाल, तथा अरविंदो घोष, जो कि मूल रूप से राजनेता नहीं थे, दार्शनिक थे, लेकिन थोड़े समय के लिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना दार्शनिक चीजें छोड़ छाड़ करके आ गए थे। तो लाल अर्थात लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, यहां पे नेतृत्व परिवर्तन हुआ है।
तो यहां तक आते आते हमें यह समझ में आ गया था कि देखिए, नरमपंथियों की भूमिका प्रभावशाली, जो उनकी जो भी भूमिका थी, अब नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो रही थी और उन्हें जो करना था पिछले 20 साल में वो नरमपंथी लगभग कर चुके थे। तो यहां से यहां तक नरमपंथियों की भूमिका रही, नरमपंथियों की भूमिका रही, लेकिन वस्तुतः 1905 के आसपास हमें यह फील हो रहा था कि नरमपंथियों की जो वांछित भूमिका थी, जो उनका डिजायर्ड रोल था, वो रोल का अब द एंड हो रहा था और उन्हें अपने, उनसे जो हमने उम्मीद की थी, राष्ट्रीय आंदोलन ने उनसे जो उम्मीद की थी, वो अपने उम्मीदों पर खरा उतर चुके थे कुछ सीमाओं के साथ। तो उन्होंने अपने मूल मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था। जैसे क्या मूल उद्देश्य थे उनके? उन्होंने अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, आर्थिक नीतियों का पूरा चीर फाड़ करके, विश्लेषण करके भारतीयों के सामने रख दिया था। ये इनकी भूमिका थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो यही थी कि अंग्रेजी राज की आर्थिक नीतियों का या अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं औपनिवेशिक, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की चीरफाड़ या इंक्वायरी करना, मीमांसा, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा करना, ये काम ये कर चुके थे और अंग्रेजी राज को जितना डैमेज करना था विचारधारा के स्तर पे वो डैमेज कर चुके थे। दूसरा, राजनीतिक जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, उसमें भी ये अपनी भूमिका निभा चुके थे। तीसरा, राष्ट्रवादी विचारों का बीज लगाना, ये राष्ट्रवाद का बीज बो चुके थे, अच्छे से बो चुके थे, खाद पानी भी दे चुके, सूर्य की रोशनी भी मिल चुकी, प्रोटेक्शन भी दे दिया, सारा काम कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय अगले चरण के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इन्होंने तैयार कर दिया प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म भी तैयार कर चुके थे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके ना, इनसे जो कुछ भी हमने उम्मीद किया था अपने नरमपंथी नेताओं से, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, नौरोजी फरदोन जी, व्योमेश बैनर्जी, तो वो अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुके थे। और यहां तक आते आते अब नरमपंथी क्या हो रहे थे? अब यहां तक आते आते नरमपंथी इररिलेवेंट हो रहे थे, अप्रासंगिक हो रहे थे, अप्रासंगिक। तो नरमपंथी अब 1903 से अप्रासंगिक होने लगे थे, हमें दिखा, अभी हमने डिस्कस भी किया इस बात को लेकर के, अप्रासंगिक हो रहे। तो अगर नरमपंथी अप्रासंगिक हो रहे थे तो यहां पे दो ही काम हो सकता था, या तो नरमपंथी खुद गरमपंथी हो जाए, या तो नरमपंथी खुद ही गरमपंथी हो जाए, या फिर वो प्लेटफॉर्म, सेंटर स्टेज छोड़ दें। और चूंकि ये खुद से गरमपंथी नहीं हो पाए तो ये सेंटर स्टेज इनको छुड़वा दिया लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ने सेंटर स्टेज ही छुड़वा दिया कि भैया अब आप लोग, ऐसा है कि देखिए आप लोगों को जो करना था आप लोगों ने बखूबी अंजाम दिया, हम आपके बड़े आभारी हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया और इतनी दूर तक लेकर के आए, 20-22 साल तक लेकर के आए। अब आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग रुक जाइए, राष्ट्रीय आंदोलन में रहिए, वो राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोगों के अनुभव की जरूरत पड़ेगी, सदस्य संख्या की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब राष्ट्रीय आंदोलन हमें हमारे तरीके से आगे बढ़ाने दीजिए। तो अब लाल बाल पाल और अरविंदो घोष जैसे प्रखर गरमपंथी राजनेता, राष्ट्रवादी राजनेता, अब ये राष्ट्रीय आंदोलन को अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे और इनके कार्यक्रम संकेंद्रित होंगे स्वदेशी और बहिष्कार पर, स्वदेशी और बहिष्कार पे। ठीक है ना?
तो नरमपंथियों की वस्तुतः भूमिका अब समाप्त हो रही थी। उन्होंने उनसे जो भी हमने उम्मीद की थी वो कर दिया था, वांछित भूमिका निभाई थी, अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया था। और अब उनका जो ऑब्जेक्टिव रोल था ना, वो ऑब्जेक्टिव रोल का द एंड हो रहा था। ऑब्जेक्टिव रोल अब इनका द एंड हो रहा था। और उन्होंने देखिए पहले ही ऑल इंडिया लेवल पे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। तो इनसे उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। उन्होंने वो मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था भाई। उन्होंने औपनिवेशिक शासन शासन के आर्थिक शोषण को उजागर कर दिया था और धन निकासी के सिद्धांत को देकर उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। सारे भारत को, सारी दुनिया को पता चलने लगा कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हमारे फेवर में नहीं बल्कि हमारे अगेंस्ट में खून चूस सकती है। ठीक है। और गर्मपंथियों का अब उभरना जरूरी था, इनका आना बहुत जरूरी था, अपरिहार्य था, इंडिस्पेंसिबल हो चुका था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का एक चरण पूरा हो चुका था और वह नरमपंथी चरण था। और स्वाभाविक सी बात है कि जब नरमपंथी चरण पूरा होगा तो अगला चरण तो हर हालत में गर्मपंथी ही चरण होगा ना। तो इसीलिए गर्मपंथी चरण यहां प्रारंभ हो रहा है। और रही सही कसर पूरी कर दी कैटलिस्ट की भूमिका, उत्प्रेरक की भूमिका में खुद वायसरॉय लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर उसने विश्वविद्यालय को अपने पूरे सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। और कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, ये सब 1904 के आसपास पारित किया जा रहा है। कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, ये सब धड़ाधड़ कानून बना करके जैसे लग रहा है कि बच्चों को, इस विद्यार्थियों को, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने और नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब यहां पर शांत नहीं बैठा रहा जा सकता था। अब यहां पे नरमपंथी तौर तरीके नहीं काम करेंगे। तो हर हालत में अब यहां से हमें गर्मपंथी तौर तरीके चाहिए होंगे, क्योंकि अब इनका ऑब्जेक्टिव रोल खत्म हो चुका था। है ना, ये इतनी बात ठीक होगी। अब देखिए, तो दिसंबर 1903 में पता चलता है हमें, दिसंबर 1903 में पता चलता है नरमपंथी नेताओं को कि सरकार प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है? कि वो भाषाई एवं सांप्रदायिक आधार पर बंगाल प्रांत को बांट करके पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल कर देगी। और पूर्वी बंगाल में 52.5% मुसलमान हो जाएंगे और वहां पे मुस्लिमों पे आधारित केंद्रित राजनीति हो जाएगी। और फिर मुसलमानों में जो बड़े बड़े जमींदार हैं, आगा खान, अमीर अली, विकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, उनको सरकार अपने साथ ले लेगी और वो अंग्रेजों के बड़े बड़े वाले चमचे हो जाएंगे, स्वामी भक्त, तलवे चाटने वाले लोग हो जाएंगे वो अंग्रेजी राज के। तो ये पूरी दिमाग में अंग्रेजों की साजिश चली। और ये भी कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को माइनॉरिटी में ला दो बंगाल में, और उड़िया और हिंदी बोलने वाले लोगों को एक तरफ कर दो और इनको लड़ा दो। तो सांप्रदायिक आधार पर लड़ाना और भाषाई आधार पर लड़ाना, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों ने यहां पे शुरू कर दिया था। और ये बात दिसंबर 1903 से पता चलती है। तो फिर 19 जुलाई 1905 को जाकर के सरकार सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर देती है कि बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाएगा। तो जब जबरदस्त विरोध और हो गया, तो फिर सरकार ने बहाना बनाया। हमें क्या बताया सरकार ने, इंडियंस को क्या बताया? तो प्रीटेक्स्ट यह है, बहाना यह है कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और बंगाल जिसकी जनसंख्या उस समय करीब लगभग 7.8 करोड़ की थी, 7.8 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है ना, तो बल्कि इससे ज्यादा ही, ये तो 7 हो गया, 8 करोड़ के आसपास। बड़ी जनसंख्या, घनी जनसंख्या और बड़ी जनसंख्या, बंगाल जनसंख्या का प्रांत, घनी एवं बड़ी जनसंख्या का प्रांत। और तकरीबन
7 करोड़ 80 लाख, या सीधे सीधे कर देते हैं 8 करोड़ लोग, और 8 करोड़ लोग एक प्रांत में रह रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 8 करोड़ लोग उस जमाने में एक जगह पे जहां एक प्रांत में रह रहे हैं, तो उसका प्रशासन चला पाना थोड़ा तो कठिन होगा ही होगा। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर रहे थे। तो अगर प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर रहे थे भैया, तो फिर सांप्रदायिक और भाषाई आधार पर लड़ाने की क्या जरूरत समझ में आ रही थी? तो क्या इंडियंस को समझ में नहीं आ जाएगा, या किसी को भी समझ में नहीं आ जाएगा कि दिमाग में तुम लोगों के क्या चल रहा था अंग्रेजों के? तो उन्होंने बहाना बनाया कि बंगाल बड़ी जनसंख्या का है और इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रांत का प्रशासन चलाना मुश्किल था। और ये सच है कि मुश्किल था, लेकिन ये कारण नहीं था, मूल कारण नहीं था, ये बहाना था। और जो रियल इंटेंशन था, रियल इंटेंशन, तो रियल इंटेंशन वो समवट डिफरेंट, कि वास्तविक इरादा कुछ अलग ही था। और वास्तविक इरादा क्या था? देखिए, वास्तविक इरादा ये था कि ढाका को मुस्लिम राजनीति का नया केंद्र बना देना है, ताकि कलकत्ता के महत्व को कम किया जा सके। और कलकत्ता से ही तो समूचे राष्ट्रीय आंदोलन, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी नियंत्रण चल रहा होता था। ठीक है, तो ये इसको कमजोर करना था अंग्रेजों को। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का हेडक्वार्टर था, नर्व सेंटर था, नर्व सेंटर, द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर। तो अगर कलकत्ता कमजोर पड़ जाएगा, तो राष्ट्रीय आंदोलन तो अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगा ना। ये पूरी साजिश थी, सोची समझी रणनीति थी अंग्रेजों की, कि वो क्या कर रहे थे। तो वास्तविक मंशा, रियल इंटेंशन, वास्तविक मंशा तो कुछ और ही है। वास्तविक मंशा क्या है? हालांकि ये वास्तविक मंशा खुद, अगर हम इतना विश्लेषण ना भी करें, तो खुद अंग्रेजों के कथनों से ही वास्तविक मंशा का पता लग जाया करेगा। अभी देखते हैं इसको, देखिएगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि असली मंतव्य राष्ट्रीय आंदोलन के रूट पे, जड़ पे प्रहार करना। और राष्ट्रीय आंदोलन का जड़ क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का जड़ है हिंदू मुस्लिम एकता, और कलकत्ता जो उसका मुख्य केंद्र राष्ट्रीय आंदोलन का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये जड़ पे प्रहार करने का प्लानिंग था, कि असली मंतव्य राष्ट्रीय आंदोलन के जड़ पर हमला करना था, जो धीरे धीरे करके एक अखिल भारतीय आंदोलन में बदलता जा रहा था। कि अभी तक तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पे था, अब धीरे धीरे वो अखिल भारतीय स्तर पे आकार ग्रहण कर रहा था, और इसे अखिल भारतीय स्तर पे जाने से अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर रोकना चाह रही थी। तो सबसे बढ़िया तरीका सरकार को समझ में आया कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दो, और बांग्ला बोलने वाले और उड़िया और हिंदी बोलने वालों को लड़ा दो, और बंगाल में बंगाली आबादी को अल्पसंख्यक की स्थिति में लाना, और सांप्रदायिक अंतर पैदा करना, क्योंकि पूर्वी बंगाल एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत होगा। ये पूरी सोची समझी साजिश थी अंग्रेजी सरकार की। और देखिए, अंग्रेजों के वास्तविक इरादे को अगर आपको समझना है, ये तो हमने एनालिसिस किया, खुद अंग्रेजों ने ही बता दिया कि उनका रियल इंटेंशन कुछ और ही था। तो अगर हम यहां पे देखेंगे कि अंग्रेजों के वास्तविक इरादे की व्याख्या, तो खुद लॉर्ड कर्जन जो वायसरॉय है वही बता दे रहा है कि वो क्या चाह रहा है। और भारत सचिव है रिजले या राइजले भी आप उसको पढ़ सकते हैं, रहेगा आदमी वही, रिजले या राइजले में। तो लॉर्ड कर्जन क्या बोल रहा है? लॉर्ड कर्जन कह रहा है, और यहां याद रखिएगा, लॉर्ड का मतलब भगवान वाला लॉर्ड नहीं है, लैंडलॉर्ड से इंग्लैंड का। कर्जन ये कह रहा है कि कलकत्ता वह केंद्र है जहां से कांग्रेस पार्टी पूरे बंगाल और पूरे भारत से संचालित, पूरे भारत में संचालित की जाती है। मतलब कांग्रेस का हेडक्वार्टर कलकत्ता है, और अगर कलकत्ता को तोड़ दो
तो कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी, और अगर कांग्रेस कमजोर पड़ेगी तो भारतीयों का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। और जो भारत सचिव राइजले है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर बंगाल एकीकृत है, यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड बंगाल इज पावर एंड डिवाइडेड बंगाल विल पुल अप सेवरल डिफरेंट वेज। कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल से अंग्रेज कह रहा है कि हमारी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि बंगाल बटेगा और ये बटेंगे, ये आपस में इंडियंस लड़ जाएंगे, हिंदू और मुसलमान लड़ जाएंगे, और इधर बांग्ला बोलने वाले और उड़िया और हिंदी बोलने वाले लड़ जाएंगे, और अंग्रेजों की कई समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ये पूरी की पूरी प्लानिंग अंग्रेजी सरकार के दिमाग में चल रही थी। ठीक है, अब यहां से आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जैसे ही 7 अगस्त 1905, हैंडीक्राफ्ट डे इसीलिए मनाया जाता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905, जो कार्यक्रम शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन यहां से शुरू हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के मूल में बहिष्कार का कार्यक्रम आया, बहिष्कार। और अभी मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि बहिष्कार का तात्पर्य यहां पर एक चीज के बहिष्कार से नहीं है, हर उस चीज का बहिष्कार जो अंग्रेजों के साथ किसी ना किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। तो 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई, और अंग्रेजों ने बोला कि 16 अक्टूबर को लागू होगा बंगाल प्रांत का विभाजन। उसके पहले ही 7 अगस्त को यह स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसके मूल में काम कर रहा है बहिष्कार, और बहिष्कार का मतलब होगा विस्तारित, एक्सटेंडेड बायकॉट, विस्तारित बहिष्कार। और जैसे ही बहिष्कार होगा तो देखिए किन किन चीजों का बहिष्कार हो जाएगा। अंग्रेजी स्कूल, कॉलेजों का, बहिष्कार। और जब बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी बनाना पड़ेगा, और जब स्वदेशी बनाएंगे तो शांति निकेतन स्थापित होगा, बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे तमाम कॉलेज स्थापित होंगे। ठीक है, एक ये अंग्रेजों के ब्रिटिश अदालतों का हम बहिष्कार करेंगे, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार। और जब अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करेंगे, हम अपने केस मुकदमे उनकी अदालतों में नहीं लेके जाएंगे। जब उनकी अदालतों में नहीं लेके जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो भैया हम अपना पुराने जमाने वाला पंचायत व्यवस्था कर लेंगे कि गांव का झगड़ा का निपटारा गांव के स्तर पे 5 पंचों के द्वारा, पंच परमेश्वरास के द्वारा हो जाता था, और वही फाइनल होता था हमारे लिए। ना 1 रुपए का खर्चा, ना कोई स्टैम्प पेपर लेना, ना वकील साहब की फीस, ना तारीख पे तारीख, ये सब कोई झंझट ही नहीं होता था हमारे यहाँ। तो ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, इसी समय कि भाई हमें सरकारी नौकरी भी नहीं करनी है, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करने, सरकारी नौकरियों का हमें बहिष्कार करना है। तो सरकारी नौकरियां नहीं लेंगे, और जो लोग सरकारी नौकरियों में, वो सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ के बाहर आएंगे। तो सरकारी नौकरियों का बहिष्कार हो जाएगा, और फिर बहिष्कार में उनके अंग्रेजी सरकार के बैंकिंग तंत्र का भी बहिष्कार हो जाएगा। और जब उनका बैंकिंग सिस्टम बायकॉट करेंगे तो हमें अपने बैंक्स बनाने पड़ेंगे, और यही वो समय है जब लाला हरकिशन और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक बनाया था। तो अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो क्या ही बात है ना। तो अंग्रेजी बैंकिंग तंत्र का बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण,
मैनचेस्टर के वस्त्रों व लिवरपूल के नमक का बहिष्कार। लिवरपूल के नमक का बहिष्कार हो जाएगा। तो ये इतना सशक्त बहिष्कार होगा, इतना पावरफुल कि देखिए ये समाज के एकदम निचले तबके तक चला जाएगा। और यहां तक कि देखिए वॉशरमैन कपड़े धुल के जो लोगों को देते, तो वॉशरमैन ने भी विदेशी वस्त्र धुलने से एकदम साफ इनकार कर दिया कि भैया हम मैनचेस्टर के कारखानों में बने कपड़े ही नहीं धुलेंगे, जो करना है करिए, धुलवे नहीं करेंगे कपड़ा। तो वॉशरमैन ने भी विदेशी कपड़े धुलने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि स्त्रियों ने चूड़ियां, विदेशी चूड़ियां जो बाहर से बन के चूड़ियां, सोचिए जरा कि कितना हमारा बर्बादी किया था अंग्रेजों ने। चूड़ियां तक हमें नहीं बनाने, चूड़ियां तक बाहर से बन के आती थी, उनके यहां से बन के आती थी। तो भारतीय स्त्रियों ने विदेशी चूड़ियां पहनने से साफ इनकार कर दिया, खरीदेंगे ही नहीं, पहनेंगे ही नहीं। और यहां तक कि और मजेदार है कि जितने मंदिर, हमारे मंदिर में पुजारी जी लोगों ने साफ मना कर दिया कि अब अगर प्रसाद चढ़ेगा तो अगर प्रसाद में मैनचेस्टर की चीनी होगी तो मैनचेस्टर की चीनी युक्त प्रसाद हम नहीं चढ़ाएंगे भगवान को, बिल्कुल भी साफ इनकार कर दिया गया। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव वो नेतृत्वकर्ताओं तक सीमित नहीं है, वो समाज के बिल्कुल निचले तबके तक भी छन करके जा रहा है। ये बड़ी बात थी, इसका इंपैक्ट हमें बहुत सशक्त तरीके से कम बंगाल प्रांत में तो अवश्य ही दिखाई दे रहा है। और 16 अक्टूबर को जिस दिन लागू हुआ, वो लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी, प्रभात फेरी निकाली, वंदे मातरम गाया गया, जो न केवल इस आंदोलन का बल्कि आगे चल के संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेशनल सैल्यूट बन जाता है, वंदे मातरम। ठीक है, यहां से यह शुरुआत होती है, बड़ी जबरदस्त शुरुआत। अब स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार फैलता है, प्रसार, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, मतलब कैसे फैला। ठीक है, तो 1905 में हुआ शुरू, 7 अगस्त 1905 को। 1905 में कांग्रेस पार्टी का, 1905 कांग्रेस पार्टी का जो हर साल अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन, उस साल हुआ बनारस में होता है। और अध्यक्ष चुने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले चुन लिए जाते हैं। तो लेकिन जो भी है, देखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले अंततः तो नरमपंथी नेता ही तो थे ना। तो अब यहां क्या होता है, थोड़ा सा मामला नरमपंथी बनाम गरमपंथी होने लगता है। और वो क्या होता है, देखिए कि यहां पर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। 1905 में यहां पर 4 प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा अपनाए गए, स्वीकृत किए गए, यद्यपि कि वोटिंग करके पारित नहीं किए गए, वोटिंग करके पारित नहीं किए गए, लेकिन स्वीकृत किए गए, अपनाए गए वो 4 भारी भरकम प्रस्ताव। वो 4 प्रस्ताव क्या थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वराज या कि स्व शासन।
स्वशासन 1905, कांग्रेस पार्टी का बनारस अधिवेशन, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, नरमपंथी नेता। फिर भी 4 प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, अंगीकृत किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं, पारित नहीं होते हैं। और लेकिन अब यहां पे देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा यहां पे कुछ गहमा गहमी का माहौल दिख रहा है। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को वो कह रहे थे कि बंगाल तक सीमित करना है हमें, हम बंगाल तक इसको सीमित रखेंगे। और नरमपंथी कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी सरकार से बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनको कन्विंस करेंगे कि आप मान जाओ, कन्विंस करेंगे और विभाजन खत्म कर दो। तो वही ये अभी भी हमारे नरमपंथी नेताओं को लग रहा था कि सरकार उनकी बात सुनेगी और विभाजन का ये निर्णय समाप्त कर देगी। तो नरमपंथी सरकार से अभी भी बातचीत करने के पक्ष में थे और वो कह रहे थे कि इसी वजह से देखिए कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल प्रांत का मुद्दा है चूंकि, तो बंगाल तक सीमित रखते हैं। गरमपंथी कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया मौका मिला है और हम पूरे आंदोलन को, स्वदेशी एवं बहिष्कार के नारे को, आंदोलन को, इसको क्यों ना हम लोग संपूर्ण भारत में फैलाएं, अखिल भारतीय स्तर पे लेकर के जाएं, संपूर्ण भारत में फैलाएं। ये गरमपंथी सोच रहे हैं। तो नरमपंथी कुछ और सोच रहे हैं और गरमपंथी कुछ और सोच रहे हैं। तो यहां पर दोनों ही गुटों में थोड़ा सा तकरार दिख रहा है। रणनीति को मनभेद नहीं है, मन नहीं बटे हुए हैं, रणनीति को लेकर के यहां पर हमें मतभेद दिख रहा है कि नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल प्रांत तक सीमित रखना चाहते थे और गरमपंथी चाह रहे थे कि बहुत बेहतरीन मौका है, इसी बहाने स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करवा दिया जाए, फैलाया जाए इसको। नरमपंथी कह रहे कि नहीं, हम सरकार से बातचीत करेंगे। गरमपंथी कह रहे नहीं भाई, बातचीत ही नहीं करना है हमें सरकार से, हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा रणनीति को लेकर के माहौल गहमा गहमी का हो रहा था। और इसी बीच में जो हमारे गरमपंथी राजनेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि स्वदेशी और बहिष्कार के नारे को बॉम्बे और पूना के आसपास उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। उधर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, महान हमारे राष्ट्रवादी नेता। हां, इनके भतीजे ही थे भगत सिंह के ये चाचा जी हैं अजीत सिंह। ठीक है, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने स्वदेशी और बहिष्कार का नारा संपूर्ण पंजाब, लाहौर और उसके विशेष तौर पे आसपास फैलाना शुरू कर दिया। बड़े महान चित्रकार हुए सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को दिल्ली में चिदंबरम पिल्लई मद्रास में और आंध्रा में हरि सर्वोत्तम राव, ये सभी गरमपंथी राजनेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को अखिल भारतीय स्तर पे फैलाना शुरू कर दिया। तो ये लोग अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाह रहे थे और यही थोड़े से गहमा गहमी का जड़ बन गया। अब यहां के आगे देखिए क्या होता है कि अब स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे ना पतन की ओर जाएगा। क्या कारण बन रहा है? 1905 तो हो गया, 1906 कांग्रेस पार्टी का फिर से हर साल होता था, 1906 में भी हुआ वार्षिक अधिवेशन। ठीक है,
कलकत्ता में आयोजित होता है। तो यहां पे क्या होता है कि अध्यक्ष पद के लिए बाल गंगाधर तिलक के समर्थक उनका नाम आगे करते हैं कि तिलक को अध्यक्ष बनवाएंगे। अब नरमपंथी क्या करते हैं कि वो बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट में वो नाम, ऐसा नाम आगे कर देते हैं अध्यक्ष पद के लिए कि जिनका नाम जानने के बाद खुद ब खुद बाल गंगाधर तिलक अपना नाम पीछे ले लेंगे, हटा लेंगे कि नहीं नहीं भाई, इतने सम्मानित नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के सामने मैं भला कैसे चुनाव लड़ सकता हूं। और वो थे दादा भाई नौरोजी। तो जैसे ही गर्मपंथियों ने तिलक का नाम आगे किया, नरमपंथियों ने राजनीति कर दी तिलक के खिलाफ और उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। अब दादा भाई नौरोजी का नाम जब आगे आया तो तिलक ने निसंदेह, तिलक ने तुरंत सम्मान दिखाते हुए अपना नाम, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो आयोजित और अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। तिलक ने नाम वापस ले लिया, लेकिन अंततः देखिए जो भी है, दादा भाई नौरोजी भी तो नरमपंथी राजनेता ही तो है ना, है तो ये मॉडरेट। तो अब यहां पर एक काम हुआ कि वो जो 1905 में 4 भारी भरकम प्रस्ताव अंगीकृत या अपनाए गए थे, अब उन्हें पारित कराया गया विधिवत। तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व सेल्फ रूल, स्वशासन के चारों प्रस्ताव जो 1905 के बनारस अधिवेशन में अंगीकृत स्वीकृत हुए थे, वो पारित कर दिए गए, पारित कर दिए गए। ये तो काम हो गया 1906 में। अब इसके बाद देखिएगा कि 1907 में बड़ी दिक्कत हो जाती है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यह हो गई कि इस बार हुआ अधिवेशन सूरत में। तो सूरत वार्षिक अधिवेशन, और एक बार फिर से, चूंकि नरमपंथियों की संख्या ज्यादा होती थी, तो एक बार फिर से नरमपंथियों ने अपना अध्यक्ष बनवा लिया। तो अध्यक्ष बन गए रास बिहारी घोष बाबू। बोस नहीं, बोस तो क्रांतिकारी थे, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए, अधिवेशन अध्यक्ष। अब यहीं पर क्या हुआ ना कि जो कुछ भी हुआ उसे सूरत विभाजन कहा जाता है। और हुआ ये कि जूतम पैजार हो गई, जूते चप्पल चल गए मीटिंग में, नरमपंथी व गरमपंथियों में मार हो गई। और सरकार तो यही चाहती थी कि नरमपंथी और ये लोग टूटे, कमजोर पड़े, और जो काम सरकार नहीं कर पा रही थी वो काम हमने आपस में खुद ही कर लिया। ठीक है ना? तो नरमपंथियों और गरमपंथियों में तकरार व जूतम पैजार। जूतम पैजार बोलने में थोड़ा ऐसा खराब लगता है ना कि जूता चप्पल चल गया, तो थोड़ा उर्दू उर्दू लगा लेने से, संस्कृत लगा देने से थोड़ा अलग तरीके से आ जाती है। जैसे अगर किसी को डांटे आदमी और किसी को डांटे बोले गधा कहीं का, तो बुरा लगेगा, और उसको बोले कि हे वैशाख नंदन, तो अच्छा अच्छा कुछ कहा सर ने, मेरे को वैशाख नंदन कहा तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? उसी तरह से जूतम पैजार, तो तकरार व जूतम पैजार। और सरकार को मौका मिल गया, सरकार का दमन चक्र चालू। पुलिस भेज दिया गया, आई, मारा पीटा, और पूरा मार पीट कर जहां मीटिंग चल रही थी सभागार, पुलिस ने खाली करा दिया। और इसी को कहते हैं सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट। यही सूरत स्प्लिट है।
ठीक है, तो सरकार मौके की तलाश में तो बैठी हुई थी, हाँ, लेकिन हम मौका दे नहीं रहे थे, लेकिन यहां मौका दे दिया। अब जैसी सरकार को मौका मिला, पूरी ताकत से सरकार ने धुआंधार अटैक किया, जबरदस्त अटैक किया सरकार ने, जितनी क्षमता थी क्रांति एकदम, क्योंकि सरकार ने देख लिया था कि स्वदेशी आंदोलन की क्रांतिकारिता बहुत तगड़ी थी, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल था, क्रांतिकारी क्षमता थी इसमें, और क्रूरता से पूरी तरीके से सरकार ने दमन करना आंदोलन का चालू कर दिया था। एक तो यह है स्वदेशी आंदोलन के पतन का कारण। तो 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और इसका पतन हो जाएगा। और दूसरा ये, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ, तो पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ, सूरत विभाजन ने राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ताओं को ही तो बांट दिया ना, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बढ़ गया। और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व बढ़ जाएगा तो आंदोलन तो अपने आप, ना केवल स्वदेशी आंदोलन बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन भी अपने आप में कमजोर पड़ जाएगा। तीसरा कारण यह भी है कि खुद अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मजबूत पार्टी, तृणमूल स्तर पे, ग्रासरूट लेवल पे अभी भी कांग्रेस पार्टी कोई बहुत मजबूत पार्टी नहीं थी, तो प्रभावी संगठन नहीं था और कांग्रेस का पार्टी संरचना का अभाव था। तो कांग्रेस को एक सशक्त प्रभावी संगठन और पार्टी संरचना देने वाले नेतृत्वकर्ता आगे चलकर वो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाया था, इसको प्रभावी बनाया था और लोगों तक पहुंचाया था। और एक चौथा पॉइंट ये भी देखिए स्वदेशी आंदोलन के पतन का, कि कोई भी आंदोलन यदि जन आंदोलन होता है, यहां अर्थात जहां सैकड़ों हजारों लोगों की भागीदारी होती है, वह आंदोलन अनिश्चित काल तक के लिए एक समान ऊर्जा से नहीं चल सकता है। और जब ज्यादा लोगों की भागीदारी, हजारों हजार लोगों की भागीदारी होती है, तो वहां पर जब आंदोलन एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो वहां से उसमें गिरावट के तत्व दिखने लगते हैं। क्यों? कि भाई जन आंदोलनों का चरित्र ही ऐसा होता है। कैसा होता है जन आंदोलनों का चरित्र? कि जनमानस के त्याग करने की क्षमता सीमित होती है, और कितने दिन तक कोई जन आंदोलन में घर द्वार छोड़ के रहेगा, लगान छोड़ के रहेगा, जमीन छोड़ के रहेगा, मजदूरी छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के रहेगा, व्यवसाय छोड़ के रहेगा? 1 साल रह लेगा, 1.5 साल रह लेगा, 2 साल रह लेगा, 2.5 साल रह लेगा, 3 साल रह लेगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो जन आंदोलनों का चरित्र ही यही होता है कि एक बार अगर जन आंदोलन अपना थ्रेशोल्ड टच कर जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, तो निश्चित तौर पे वहां से गिरावट के तत्व आपको दिखने लगेंगे। और 1908 तक तो आते आते स्वदेशी आंदोलन में निश्चित तौर पे गिरावट के तत्व दिखने लगे थे, बल्कि 1907 के आसपास से ही गिरावट के तत्व दिखने लगे थे, और 1908 के मध्य तक आते आते द एंड हो गया आंदोलन का। लेकिन गर्मपंथियों का बहुत सारा प्रभाव और उनका योगदान रहा, लेकिन साथ ही साथ उनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हमें देखने को मिलती है। तो नरमपंथियों का एक लिमिटेशन यह था कि नरमपंथी राजनेता स्वराज की मांग को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाए थे, जबकि गर्मपंथी राजनेताओं ने स्वराज की मांग को स्पष्ट रूप से रख दिया। और इनके स्वराज की मांग गिड़गिड़ाने वाली नहीं थी कि माई बाप स्वराज नहीं करना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये टेम्परामेंट आएगा इनके स्वराज में। तो गर्मपंथियों के स्वराज की मांग नरमपंथियों के स्वराज की मांग से 1-2 कदम आगे की मांग थी। दूसरा, गर्मपंथियों ने बड़े ताकतवर सशक्त तरीके से स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्लई, हरि सर्वोत्तम राव जैसे बड़े दिग्गज नेता ये थे, और इन्होंने जनजागरण और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया और लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाई।
बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाया, गणेश उत्सव मनाया और तमाम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से लिंक करने का, जोड़ने का कार्य किया। और इन्होंने परोक्ष रूप से यद्यपि की, परंतु इनसे प्रेरणा लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियां भी आगे संचालित हुई और भारतीय संस्कृति और गौरव का पुनर्जीवन देना, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, भारतीय संस्कृति अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का योगदान, तो ये इनके बहुत बड़े बड़े योगदान रहे। और ब्रिटिश विरोध की खुली नीति, ये नहीं कि मुंह पे कह रहे हैं कि आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही सब कुछ, और पीठ पीछे जाकर के लेख लिख के बकिया उधेड़ना है। वो नरमपंथी राजनीति नहीं, जो है एकदम मुंह पे है, सीधे बोलना है एकदम। तो ब्रिटिश विरोध की खुली नीति चलेगी, चुप करके नहीं, डर करके नहीं, जो करना है कर लो, जेल में डालना है जेल में डाल दो, मारोगे मार लो, लाठी मारना है लाठी मारो, सर फोड़ना है सर फोड़ लो, लेकिन विरोध करेंगे, तुम्हारे सामने करेंगे। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार कर दिया था और प्रेस और शिक्षा का बड़ा ही प्रभावी उपयोग किया था हमारे गर्मपंथी राजनेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के इस पूरे चरण में। तो स्वदेशी और गर्मपंथी ये आपस में अंतर संबंधित है, लिंक्ड है, अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, गर्मपंथी, लेकिन गर्मपंथियों की थोड़ी सी कुछ सीमाएं भी निकल के आएंगी, क्योंकि एकजुट नेतृत्व का अभाव नजर आया हमें यहां पे। कैसे नजर आया? आपस में लड़ लिए, आपस में सिर फुटअव्वल कर लिए, अंग्रेजों को मौका दे दिया मारने पीटने का, आंदोलन को कमजोर करने का। संगठित रणनीति हमें उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई दी। संगठित रणनीति की एक पूरी रणनीति जो होती है संगठन के स्तर पे, कांग्रेस के स्तर पे, वो रणनीति दिखने को नहीं मिल रही है यहां पर, कि आधा गुट कुछ और कह रहा है, आधा गुट कुछ और कह रहा है। तो नरमपंथी कह रहे हैं कि हम आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखेंगे, गर्मपंथी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी रणनीति यह है कि हम इसको पूरे भारत में, अखिल भारतीय स्तर पे फैलाएंगे, और फैला भी रहते। तो आपस में ही रणनीति, संगठित रणनीति नहीं दिख रहा है। यहां तक कि देखिए, जनसाधारण तक इनका प्रभाव तो आया, लेकिन जनसाधारण का प्रभाव थोड़ा सीमित रहा। उस स्तर पे जनसाधारण पे प्रभाव नहीं पड़ा जिस स्तर पे आगे चलकर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि गांधीवादी चरण में। तो गर्मपंथी राजनेता ये जनता को उद्वेलित तो किए, लेकिन जनता की ऊर्जा का कैसे प्रयोग किया जाता है, ये जनता की ऊर्जा का, जनता की पोटेंशियल का सही मायनों में इस्तेमाल करना ही नहीं जान पाए। क्योंकि जनता की शक्ति को, जनमानस की शक्ति को अंग्रेजी राज से अपनी बात मनवाने के लिए प्रयोग करने वाले हमारे राष्ट्रवादी नेता थे महात्मा गांधी। तो इन लोगों ने, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जनता को उद्वेलित कर दिया, जनमानस को हिला करके रख दिया। अब जनमानस आ गया, अब क्या करें जनमानस की शक्ति का? तो वो काम आगे चल के जनमानस की शक्ति का प्रयोग करना महात्मा गांधी ने समझा। तो यहां पे जो कमियां आ रही हैं उससे गांधी जी प्रेरणा ले रहे हैं, और नरमपंथियों की जो कमियां थी उससे गर्मपंथियों ने प्रेरणा ली। तो सब कुछ तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, अलग अलग करके मत देखिए उसको। और फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि ब्रिटिश दमन का सामना पूरे तरीके से नहीं कर पाए, और फिर 1907 में कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ उसके लिए भी तो हमारा राष्ट्रवादी नेतृत्व ही दोषी है ना। और फिर क्रांतिकारी विचारों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जब क्रांतिकारी विचारों का ज्यादा प्रभाव पड़ा और कुछ राजनेता युवाओं को प्रेरित भी कर रहे थे जरूरत से ज्यादा ही कि वो हिंसात्मक गतिविधियों की ओर चले जाए, जैसे अरविंदो घोष पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। अब देखिए, हिंसात्मक गतिविधियों के बढ़ावा देने से युवाओं का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज उनको दिखते ही गोली मार देंगे, पकड़ लेंगे, जीवन भर के लिए जेल में डाल देंगे, कारावास में डाल देंगे, तरह की यातनाएं देंगे। तो युवा वर्ग बजाय खुले आंदोलन के वो कहां चला जाएगा? भूमिगत गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा। और अगर खुले आंदोलन में गए तो अंग्रेज मारने के पहले 4 बार सोचेंगे कि अरे यार ये तो निहत्था है खुले आंदोलन में, और अगर भूमिगत हुए और हिंसक हुए तो अंग्रेज तो देखते ही गोली मार देगा। तो क्रांतिकारी विचारों का अत्यधिक प्रभाव। कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे एक धर्म विशेष के तीज त्योहारों को मनाने से
अंग्रेजों को यह मौका मिल गया कि वो दूसरे धर्म के लोगों को भड़का सके कि देख लो, अपना वाला खाली तीज त्योहार मना रहे, तुम्हारा वाला तो पूछ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ कमियां हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर वही बात कि तमाम कमियों के बावजूद भी इनका अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और जिस प्रकार से हमारे लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, सैयद हैदर रजा और तमाम वो नेता जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन को नरमपंथी चरण से गरमपंथी चरण में लेकर के आए, और इसके लिए तो उनका योगदान अति सराहनीय है। और वैसे भी वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, तो आधुनिक भारत के निर्माताओं में हमेशा इनका स्थान अग्रणी रहेगा और इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, वाइंड अप करने से पहले लास्ट के 2 स्लाइड्स में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में एक तुलना भी दी हुई है, उसको जरा अपने से भी अध्ययन करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। संभव है, बिल्कुल संभव है हमारे और आपके साथ चलने और जी तोड़ मेहनत करने से, और एक दिन जरूर ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत रही तो आप लोगों का अंतिम रूप से चयन होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं जावेद हक, आपका फैकल्टी, विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।